Good morning, student. I am Dr. Shandy Grover, Assistant Professor in Commerce. आज का हमारा सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन से फीचर्स हैं, ये हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कि an agreement becomes enforceable by law when it satisfies the essential laid down in section 10 of the Indian Contract Act। कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंतर्गत सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है कि अगर निम्नलिखित जो नीचे जो फीचर दिए गए हैं वो पूरे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा भी गया है कि एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास होता है लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एन एग्रीमेंट रिक्वायर्स टू पार्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि कम से कम दो पार्टी चाहिए एक एग्रीमेंट करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक पार्टी ऑफर करेगी एंड दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद ही एग्रीमेंट होता है। एंड यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है, ऑफर मस्ट बी लॉफुल। ऑफर एक लॉफुल होने चाहिए, कानूनी रूप से ऑफर की जानी चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। एंड सेकंड बोला एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर कट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि मूक भाषा में हमने कुछ नहीं किया और एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, क्लियर कट बतानी पड़ेगी। और दूसरा अनकंडीशनल होने चाहिए। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। In order to form a valid contract, there must be lawful offer and acceptance। तो ये हमारे एक फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सेकंड फीचर है इसके अंतर्गत अटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो भी पार्टी है एग्रीमेंट करने के लिए, उनका अटेंशन होना चाहिए कि उनके बीच एक लीगल रिलेशनशिप होगा। अगर उनका ये अटेंशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर बताया भी गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट कांट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ अटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कि अगर उनका अटेंशन नहीं है तो लीगल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा हुई है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कि एग्रीमेंट करने के लिए जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और पार्टी का कॉम्पिटेंट होना कैसे माना जाएगा? बी ए एज ऑफ मेजोरिटी। पार्टी की जो एज है वो 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा फीचर हमारे पास आता है पार्टी मस्ट बी साउंड माइंड। वो एक साउंड माइंड होना चाहिए, ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसे किसी भी कानून की तरफ से डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए। अगर उसे डिसक्वालीफाई किया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये तीन मेन फीचर आ गए, एक तो एज ऑफ मेजोरिटी, दूसरा मस्ट बी साउंड माइंड एंड थर्ड वन इज ए नॉट टू बी डिसक्वालीफाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इट वुड बिकम वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड हंस अनइनफोर्सेबल। इसे पूरा नहीं करवाया जा सकता। तो ये हमारा जो थर्ड फीचर है ना, पूरा डिटेल में आगे जाके हमें मिलेगा। इसका एक लेसन है हमारे पास। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशंस। हमने पहले भी बच्चों डिस्कस किया था कंसिडरेशन, फिर हम पॉइंट करते हैं लॉफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ ना कुछ रिटर्न होगा।
कुछ रिटर्न है, समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में कुछ। पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट गिव समथिंग और मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। जो भी पार्टी एग्रीमेंट कर रही है वो कुछ देगी और कुछ प्राप्त भी करेगी बदले में। In simple word, you can say something given or acquired by the party from each other is known as a considerations. जो भी आपस में उन्होंने एक दूसरे के बदले में कुछ लिया दिया है वो क्या कंसिडरेशन है। An agreement without consideration is not enforceable by law. इसे पूरा नहीं करवाया जा सकता। और कुछ इसके स्पेशल फीचर हैं। It may be past, present and future. ये पास्ट के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है, इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। वास्तविक होना चाहिए और कानूनी रूप से होना चाहिए। हम इस लेसन के कुछ ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट है ना जिसका हम आगे जाके पूरा डिटेल में पढ़ने वाले इस लेसन को। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा एक एक पॉइंट इस एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 पॉइंट है, वो 10 लेसन अपने आप में, ठीक है। और हमारा जो फिफ्थ फीचर, कंसेंट फ्री कैसे होगी। कंसेंट का मीनिंग सहमति। ए कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कैसे फ्री होगी, व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, जब ये 5 पॉइंट जो दिए इनसे अफेक्टेड नहीं होगी। अगर इनसे अफेक्टेड है तो कंसेंट फ्री नहीं होगी। इनसे अफेक्टेड है तो कंसेंट फ्री नहीं है, इनसे अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए तभी कंसेंट फ्री होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, कोरिशन। कोरिशन का मीनिंग क्या है, उत्पीड़न। मीन्स किसी से धक्काशाही करना, किसी को धमकी देना, किसी को मारने की धमकी देना कोरिशन है। कि मैं आपके परिवार को मार दिया जाएगा अगर आपने ये प्रोडक्ट हमें नहीं दिया तो। जीत क्या बिदल। इस तरीके से किसी की सहमति हासिल की जाती है तो हम क्या कहेंगे, उसे फ्री कंसेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या है, अनुचित दबाव डालकर। अब अनुचित दबाव कैसे डाला जा सकता है, जैसे एक टीचर है, बच्चे उसको फॉलो करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं अनुचित दबाव महसूस करते हैं। इसी प्रकार पेरेंट्स का भी अनुचित दबाव होता है बच्चों के ऊपर। अगर इस ढंग से सहमति प्राप्त की गई है तो कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन, कि एक पार्टी ने उसकी कोई अटेंशन नहीं थी, उसे खुद को भी पता नहीं प्रॉपर, उसने कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहा, उसे यही लगा कि वो प्रोडक्ट उसी का है लेकिन वास्तव में उसका नहीं था, लेकिन उसकी टेंशन नहीं थी। इस ढंग से दूसरे व्यक्ति ने सहमति प्रकट की है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या आता है कि अटेंशनली किसी को चीट किया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें अटेंशन नहीं है, इसमें अटेंशन है। इसमें भी चीटिंग हुई है लेकिन इसमें चीट नहीं करने का इरादा नहीं था, ठीक है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें एक व्यक्ति की सहमति किसी और ढंग से प्राप्त की गई है। कोरिशन के द्वारा हो सकती है, अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा हो सकती है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, फिर फ्रॉड हो सकता है। इसमें कोई ना कोई पार्टी पीड़ित है, उस पीड़ित पार्टी के पे ही डिपेंड करता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वाइडेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाइडेबल। ये उस पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो इसे क्या करे, वो इसे पूरा भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये हम एक आगे जाके एक हमारा टाइप भी आ जाएगा कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है ना। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम आगे डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है मिस्टेक। तो मिस्टेक में क्या होता है कि दोनों पार्टी किसी इश्यू पर गलती पे है, दोनों को समझ नहीं है।
जो प्रोडक्ट सेल परचेज किया जा रहा है उसके बारे में दोनों गलती पर हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास सेक्टर 17 में प्लॉट भी है और 22 सेक्टर में भी है, और वह व्यक्ति 17 सेक्टर में जो प्लॉट है उसको सेल करना चाह रहा है, लेकिन जो परचेज करने वाला वो सोच रहा है मैं 22 वाला परचेज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही गलती पे हैं। तो ऐसी ढंग से प्राप्त की गई कंसेंट भी क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है। तो इस प्रकार के कंसेंट क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं इसके बेस पे जो कंसेंट हासिल की गई है वो वाइडेबल नेचर की होती है, ठीक है। और जो मिस्टेक से द्वारा प्राप्त की गई कंसेंट है वो क्या है, उस प्रकार वहां पर वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है ही नहीं, फ्री कंसेंट होगी तभी वैलिड हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर आएगा हमारे पास, आप देखेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। उद्देश्य क्या है, लीगल होना चाहिए। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो फॉरबिडन है बाय लॉ तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, कानून द्वारा बना किया हुआ। जैसे आप कहीं हम भुक्की बेचने का, अफीम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या है, कानून तो उसे आगे नहीं देता ना। नशे का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या है, कानून उसके आगे नहीं देता, अनलॉफुल बिजनेस होगा ना। इसी प्रकार से इट इज ऑफ ए सच ए नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर वो कानून की किसी प्रोविजन की उल्लंघना करता है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, वो गलत है, वो वैलिड नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इट इज फ्रॉडलेंट, या किसी धोखा करने को उद्देश्य से किया गया है। फिर इसके बाद आता है इट काज जर्नी इंजरी टू ए पर्सन, किसी पर्सन को इंजरी हो, चोट पहुंचे, उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य भी अगर है तो वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है इमोरल नेचर, कि अगर इमोरल नेचर है, अनैतिक है या जनहित के खिलाफ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल नहीं हो सकते। तो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होगा तभी वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके बाद अब इसके अंतर्गत हमारे पास पॉइंट आएगा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड। एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड वाइड, कहीं उसे वाइड डिक्लेयर तो नहीं किया होगा। अगर उसे वाइड डिक्लेयर किया हुआ ऐसा एग्रीमेंट हमने कर लिया जो सरकार पहले ही कहती है व्यर्थ है, तो वो भी वैलिड हो ही नहीं सकता। क्या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसे सरकार ने वाइड किया हुआ, यस। तो पहला पॉइंट आता है ना एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज, कि अगर हम किसी की शादी रुकवाने का एग्रीमेंट करते हैं, किसी की शादी रुकवाई नहीं जा सकती, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या आ जाएगा, व्यर्थ होगा। फिर हमारे पास आता है एन एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ ट्रेड, कोई बिजनेस न करने का एग्रीमेंट किया गया कि ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, हमने दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो वो भी वाइड है, वैलिड नहीं हो सकता। एंड एन एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एक एग्रीमेंट ऐसा किया गया है कि हम किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आप कुछ भी करो, मैं आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं करूँगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होगा। एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, जो अनसर्टेनिटी पे टिका हुआ है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो सरकार ने पहले ही वाइड किए हुए हैं और हम वो एग्रीमेंट करते हैं तो उन्हें पूरा नहीं करवाया जा सकता। जो सरकार ने कह रखा है, गवर्नमेंट ने कह रखा है, कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो ये बात भी कही गई है, एग्री पार्टी कैन नॉट सीक रिलीफ, उन्हें लाभ किसी प्रकार का राहत ही नहीं मिलती कोर्ट की तरफ से भी इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट, अगर ऐसे एग्रीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास possibility of performance. The agreement must be such as it is possible to perform. एग्रीमेंट ऐसे होना चाहिए जिसे पूरा किया जा सकता है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट को पूरा ही नहीं किया जा सकता,
फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपकी जो वेल्थ है वो डबल कर दूंगा एक मैजिक में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे तो किया ही नहीं जा सकता। जब दो पैरेलल लाइन है, जैसे आपको बताऊं मैं, ये दो लाइनें जा रही हैं, ये पैरेलल है, ये कभी नहीं मिल सकती, और ऐसा वादा कर लिया कि मैं इसको मिला दूंगा जैसे ये बताया गया, तो ये तो परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती। ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो लाइनें पैरेलल हैं उन्हें वो मिल जाएंगी, तो ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। पार्टी किसी प्रकार का शिकायत भी नहीं कर पाती इन केस ऑफ ए नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो ये हमारा 8वां फीचर था। द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, शर्तें क्लियर होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी वैग, अदरवाइज एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने एग्री किया कि मैं आपको 10 बुक्स सेल करूंगा बीकॉम की, किसको? वाई को। दिस एग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन, ऐसा एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुक्स। कौन सी बुक्स हैं? बीकॉम पार्ट 1 की है, सेकंड की, कहीं बताया नहीं गया, तो अनसर्टेन है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो सर्टेनिटी निश्चित है। 10th फीचर है लीगल फॉर्मेलिटीज। एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर रिक्वायर्ड है तो उन्हें पूरा करना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल, इसे पूरा नहीं करवाया जा सकता। एन ओरल एग्रीमेंट इज गुड एज रिटन वन। ओरल एग्रीमेंट भी अच्छा है जैसे लिखित में है। इवन दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी टू बी रिटन एग्रीमेंट। ये पार्टी पे डिपेंड है कि वो रिटन एग्रीमेंट करना चाहती है, तो उस पर डिपेंड है। ये बेहतर होगा कि रिटन एग्रीमेंट हो, क्योंकि इसका कानूनी रूप में एक एविडेंस हो जाता है। डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। इसे प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड कानूनी कुछ रसीदें लगती हैं, वो भी होनी चाहिए अगर उसमें कोई ऐसा कोई प्रोविजन है तो। द एग्रीमेंट शुड कंप्लाई ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। एग्रीमेंट के अंतर्गत कोई विधानिक रिक्वायरमेंट है तो उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो ये टेक्निकल बेसिस पे अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, चाहे बाकी सारी फीचर पूरा करता हो प्रोडक्ट। तो ये जरूरी है लीगल फॉर्मेलिटीज भी। फिर हमारे पास अब अंत में यही कह सकते हैं कि हमने जो 10 फीचर्स पढ़े हैं, जैसे हमने पहली बात पढ़ा लॉफुल ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस, पार्टी कैपेसिटी की बात करी, फ्री कंसेंट की बात की, कंसिडरेशन की बात की, सर्टेनिटी की बात की, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की, लीगल फॉर्मेलिटी की बात की। तो ये फीचर हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब हमारे पास कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, एन एग्रीमेंट कैन ओनली बिकम कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज फुलफिल ऑल द अबव मेंशन एसेंशियल्स। अगर जितने भी ऊपर दिए गए पॉइंट वो पूरा करता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर कोई एसेंशियलिटी नहीं पाई गई एग्रीमेंट के अंतर्गत, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसे कोर्ट के द्वारा में पूरा नहीं करवाया जा सकता। हम यहाँ पर फिर वही बात जो हमने पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते अगर ऊपर दिए गए सभी पॉइंट नहीं पाए गए। तो ये हमारा बीकॉम के अंतर्गत कॉमर्स क्लासेस के अंतर्गत 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन पाया जाता है। इसे पूरा ध्यान से करना चाहिए। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू। होप फॉर द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ।